करूं? हेलो। एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज की जो कंप्यूटर साइंस की क्लास है, इसमें हम लोग ई रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे कि ई रिसोर्सेज क्या है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कंप्यूटर डिवाइस यानी जो आपका कंप्यूटर मशीन है, ये आपके लिए एक रिसर्च का असिस्टेंट है। तो ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप डिपोजिटरी के रूप में अ, या डिपोजिट जो कंटेंट स्टोरेज के रूप में अगर आप इसको देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको ई रिसोर्सेज की डेफिनेशन बताऊं कि ई रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स क्या है। देखिए, आप अब आपने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट कर लिया है प्री पीएचडी की क्लासेस से। अब बहुत सारे क्लासेस में आपको बार बार ये हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, और अलग अलग जितने भी कैसे लिखेंगे और इस तरह से आगे चल करके अपनी सिनॉप्सिस, जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक पर आपको अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है, उसका प्रपोजल कैसे तैयार करेंगे, यानी सिनॉप्सिस कैसे लिखेंगे। और आगे जब आप पूरी कंप्लीट रिसर्च कर लेंगे तो उस वर्क को आप कैसे ऑर्गेनाइज करके वेल डिजाइन तरीके से, काफी सुसज्जित तरीके से आप कैसे एक शोध ग्रंथ के रूप में, एक थीसिस के रूप में आप कैसे प्रस्तुत करेंगे। मतलब कहने का यह है कि अगर हमें कंप्लीट जो हमारा हम लोगों का टारगेट है कि कंप्लीट थीसिस बनाना, या अगर मैं स्टार्टिंग से शुरुआत से कहूं तो आप कह सकते हैं कि अपने रिसर्च का प्रपोजल यानी सिनॉप्सिस लिखना है, या कोई एक छोटा सा अगर आप रिसर्च पेपर या शोध पत्र ही अगर आप लिखने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो बार बार आती है कि भाई आप इसका मटेरियल कहां से इकट्ठा करेंगे, कंटेंट कहां से आपके पास आएगा, और वो कंटेंट ओरिजिनल हो। जो कंटेंट आपको जिसकी जरूरत हो, वो रेलिवेंट हो, वो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट हो, सटीक हो, उपयुक्त कंटेंट हो। जो सामग्री आप शोध से संबंधित सामग्री जो आप जुटाना चाहते हैं, और उसको जुटाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, साथ साथ उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। तो एक अच्छे क्वालिटी का कंटेंट कहाँ से मिले, जिसमें कि हमें पैरामीटर को भी देखना है कि ऐसा तो नहीं कि मैटर को जुटाने के लिए आपको काफी पैसे या समय खर्च हो रहे हैं। तो इस आपके सारे पर्पज को सॉल्व करने के लिए जितनी हमने 5-6 पॉइंट्स बताए, चाहे आप कोई बुक से संबंधित कोई चैप्टर लिखना चाह रहे हो, या कंप्लीट थीसिस, या अपना सिनॉप्सिस, एक स्टैंडर्ड स्तरीय मैटर कहां से आप पाएंगे, गुणवत्तापूर्ण मैटर कहां से पाएंगे,
इसके लिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे आप अभी क्लासेस को अपने रिमोट मोड में ही घर से आप कर रहे हैं, दौड़ भाग करने के बजाय या संस्थानों में आने के बजाय, क्या ऐसा संभव है कि कोई एक जगह ऐसी हो सकती है जहां से कि आप ये मटेरियल्स यानी अपने कंटेंट्स को इकट्ठा क्या आप पा सकते हैं क्या? इस तरह के सूचना केंद्र को, इस तरह के ज्ञान के भंडार को आप ई रिसोर्स की संज्ञा दे सकते हैं। तो ई रिसोर्स ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑनलाइन में भी हो सकता है। यहाँ मैं आपको हाइलाइट करूं, ये बात आप हाइलाइट करिए कि ई रिसोर्स का सीधा-सीधा खाली ये मतलब नहीं है कि जो गूगल या जो इंटरनेट पर मटेरियल पड़ा हुआ है। ये तो है ही ऑनलाइन मोड में, जो ऑनलाइन स्वरूप में जो सामग्री आपको मिल रही है कहीं से भी, अभी हम लोग आगे बताएंगे कि ये कैसे अ, आप ये सारे कंटेंट, ये सारी सामग्री आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसको भी मैं तरीका बताऊंगा। और उसके आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि हम इस ऑनलाइन जुटाए हुए सामग्री को बेहतर तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा रिसर्च अ, बिल्कुल कंट्रोल तरीके से आगे बढ़े। और हम ये भी देखेंगे कि जो मटेरियल हम लोग इकट्ठा करते जाएंगे, वो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, यानी हाउ इट वुड बी अरेंज्ड। यानी हम आपको ERM की बात बताएंगे, ई रिसोर्स मैनेजमेंट की भी तरीके बताएंगे। और लास्ट में अगर आज टाइम मिला, अदरवाइज फिर इस क्लास को दो सेकेंड क्लास में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम इसका खुद से कैसे क्रिएट करेंगे। तो जहां तक अगर मैं परिभाषा आपके सामने अगर बताना चाहूं कि भाई ई रिसोर्स क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का यूज करके या कंप्यूटर में स्टोर करके, चाहे वो सीडी में स्टोर किया हुआ कोई भी डेटा हो, कोई भी कंटेंट हो, कोई भी सामग्री हो, चाहे डीवीडी में रखी हुई कोई सामग्री हो, या स्टोर डेटा के स्टोर करने की जो और पहले संसाधन थे, चाहे वो फ्लॉपी थे, चाहे कैसेट्स थे, या हार्ड डिस्क में रखा हुआ कोई भी मटेरियल अगर है, तो उसको हम लोग ई रिसोर्स की संज्ञा देंगे। मसलन कहने का ये है कि अगर आपके हाथ में लाइब्रेरी की या खरीदी हुई आपके पास कोई बुक है, कोई रिसर्च जर्नल है प्रिंटेड फॉर्म में, मैनुअल फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स नहीं है, वो तो फिजिकल फॉर्म 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 या एक फिजिकल फॉर्म की बुक है, किताब है। लेकिन अगर आपने इसी को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है, इस तरीके से बदल दिया है कि वो पेन ड्राइव में रखी हुई है या सीडी में रखी हुई है, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में स्टोर की हुई है, तो वो आपका एक ई रिसोर्स हो गया। और यहाँ ये भी ध्यान रखिए आप कि ये ई रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। शायद वो कोई बुक हो, अब हम उसको ई बुक कहेंगे क्योंकि वो फिजिकल बुक नहीं है। हो सकता है कि शायद वो कोई रिपोर्ट हो, किसी डॉक्टर से या किसी किसी पेशेंट का चेकअप किया हुआ एक कोई लंबा चौड़ा या रिपोर्ट हो सकती है। तो अब आप इसको ई रिपोर्ट कहेंगे, ई रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट। इसी तरीके से हो सकता है कोई रिसर्च पेपर हो, जो आपने ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया हो, कहीं जा किसी भी गूगल या किसी और दूसरी जो सर्च इंजन है उनकी साइट्स, उनकी वेबसाइट से जाकर के। तो ये जितनी भी मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस हैं, जिसको हम शार्ट में ई रिसोर्स कह रहे हैं। यानी ई रिसोर्स कोई कोई वो कंप्यूटर के अंदर फाइल या फोल्डर है, या कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया हुआ सीडी में या कहीं किसी स्टोरेज मीडिया में रखा हुआ डेटा है, या डेटाबेस भी हो सकता है, या कोई और कियोस्क या कोई नॉलेज या कोई कंटेंट या कोई सामग्री हो सकती है जो डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में या कंप्यूटर की स्टोरेज में रखी हुई है। और ये स्टोरेज क्या हो सकते हैं, आपको मालूम है, ये स्टोरेज पेन ड्राइव से लेकर के नेट डिस्क हो सकती है, गूगल ड्राइव हो सकता है, वेब स्पेस भी हो सकता है। अब इसमें हमने कहा कि ई रिसोर्सेज को आमतौर पर हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऑफलाइन ई रिसोर्सेज और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं ऑनलाइन ई रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, तो अगर आप
कंप्यूटर से जो कंटेंट आप इकट्ठा पा रहे हैं उसको वहां तक पहुंचने के लिए रिसोर्स कहाँ रखा है। आप इंडिया में बैठे हुए हैं, हो सकता है कि रिसोर्स ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम या यूएसए में रखा हो। तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ रही है? अगर पड़ रही है तो वो ऑनलाइन ई रिसोर्स कहा जाएगा, वो ऑनलाइन कैटेगरी में आएगा। मैं समझता हूँ कि जो लोग केयरफुल्ली हमारे साथ चल रहे होंगे उन्हें ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि ई रिसोर्सेज क्या है और जो हमने दो वर्गीकरण आपको बताया ई रिसोर्सेज का कि ऑफलाइन ई रिसोर्स क्या होगा और ऑनलाइन रिसोर्स क्या होगा, ये आप परिभाषित कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग थोड़ा बहुत साथ में नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी पेपर पर, आप ऑफलाइन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि क्या क्या वो, अगर किसको आप ऑफलाइन रिसोर्सेज कहेंगे। तो अगर आपके पास कोई कोई डेटा है, कोई मूवी है, अगर मान लीजिए कि सॉन्ग्स की कोई सीडी है, तो वो क्या हुआ, इट इज ऑफलाइन ई रिसोर्सेज, क्योंकि जब आप इस सीडी को कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो मूवी आपको दिखाई देगी। या अगर स्टूडेंट्स का कोई मार्क्स का कोई डेटा, एग्जाम का कोई डेटा रखा हुआ है, तो जब हम पेन ड्राइव या सीडी या डीवीडी जिसमें वो डेटा रखा हुआ है, जब आप इसको कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे एंड देन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आपके पास कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर के में जैसे ही आप डिपोजिटरी को, यानी जो रिसोर्स है जहां से कि आप जहां आपने डेटा स्टोर किया है या जहां डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, संरक्षित करके डेटा जहां स्टोर करके रखा हुआ है, आप उसको पा सकते हैं। और अगर आपको इंटरनेट की भी जरूरत पड़ रही है तब आपको मिल पाएगा। जैसे ही इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ, अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो वो उस डेटा तक, वहां तक आप उस डेटा तक नहीं पहुंच सकते हैं। यानी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए अगर मुझे इंटरनेट की भी जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग ऑनलाइन की कैटेगरी में रखेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स हैं। अब अगर मेजर एग्जाम्पल अगर आप देख याद करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे किसी को कि ई रिसोर्स क्या हो सकते हैं, तो ई रिसोर्सेस किताबों के रूप में हो सकता है जिसको हम ई बुक कह रहे हैं। रिसर्च पेपर हो सकता है जिसको हम ई पेपर कह रहे हैं। पूरी एक कैटलॉग हो सकती है रिसर्च पेपर की, जैसे हमने कोई अलग अलग एडिशन की, अलग अलग कोई हमने सब्जेक्ट की, टॉपिक की बुक जैसा, मतलब असली जर्नल जैसा अगर हम कोई कैटलॉग बना लेते हैं तो उसको हम लोग ई जर्नल कहेंगे। और अगर हम एक रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं या अगर हम एक चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हम उसको ई पेपर या ई चैप्टर कह सकते हैं। इसी तरीके से डेटाबेसेस हो सकते हैं, मतलब जहां पर कि अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड को किसी एक व्यवस्थित तरीके से, हजारों रिकॉर्ड्स को एक एक ढांचे के तहत व्यवस्थित किया गया है। जैसे अस्पताल का डेटाबेस या रेलवे का डेटाबेस आप ले सकते हैं या कस्टमर्स का बैंक का डेटाबेस ले सकते हैं, तो ये भी ई रिसोर्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अपने उदाहरण में जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको रिसर्च करने के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स की जरूरत है, वो बैंक्स के रिकॉर्ड है या फिर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स की जरूरत है, या अगर कोई साइंस माने मेडिकल बायोलॉजी का स्टूडेंट है जिसके लिए कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स चाहिए अपने अनुसंधान को करने के लिए, तो उसका जो डेटा है वो कहाँ रखा हुआ है, चाहे वो पैरा पैरा पैरासाइट्स का डेटा है या फिर वो जो दवाओं का डेटाबेस है, तो वो डेटा, वो रिकॉर्ड्स बेसिकली एक डेटाबेस में रखा गया होगा, तो वो हमारा एक एग्जाम्पल बन सकता है ई रिसोर्स का। इसी तरीके से अगर हमने कोई अपनी इंफॉर्मेशन को जो कि जो कि किसी कंटेंट का लिंक या रेफरेंस हो सकता है, तो उसको हम लोग बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन या बिब्लियोग्राफी भी बोल सकते हैं। तो अगर हमने बिब्लियोग्राफी को कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में या अगर हमने ऑनलाइन इंटरनेट डिस्क पर रखा हुआ है तो उस रिसोर्स को भी हम लोग ई रिसोर्स की कैटेगरी में लाएंगे। प्रमुख रूप से हम जब ई रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमारा ध्यान
असली जो भौतिक लाइब्रेरी है, जिनको हम लोग फिजिकल लाइब्रेरी बोलते हैं, जिसमें कि आप रैक्स देखेंगे, कैटेगरीज वाइज किताब बुक सेक्शंस देखेंगे कि यहाँ साइंस की है, ये रेयर साइंस की बुक है, ये आर्ट्स की है, ये हिस्ट्री की है। इस तरह का कोई एक ऐसा सूचना संचयन तंत्र की परिकल्पना हम नहीं कर रहे हैं। ई रिसोर्सेस में बल्कि हम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना की बात कर रहे हैं जहां पर ये सारे जानकारियां, मतलब ई बुक्स, ई जर्नल, ई रिसर्च पेपर, ई रिपोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें कंप्यूटर्स में रखी हुई होंगी या कंप्यूटर के टर्मिनल्स में की मदद से वो सर्वर पर रखी गई होंगी और कंप्यूटर नेटवर्क में रखे होंगे, और हो सकता है बड़े पैमाने पे इंटरनेट यूज हो रहा हो तो वो एक इंटरनेटवर्क में रखी गई होंगी। एक अंतर और आप हाईलाइट कर सकते हैं कि जो हमारे ई रिसोर्सेस हैं वो भौतिक जो लाइब्रेरीज होती हैं, जो जो हमारी फिजिकल लाइब्रेरी है, उनसे भिन्न अलग कैसे होंगे। जब आप असली लाइब्रेरीज को देखते हैं तो वहां वहां पर जनरली बुक्स होंगी, किताबें होंगे, मैगजीन्स होंगी, शोध पत्र होंगे और शोध जर्नल्स होंगे, रिसर्च के जर्नल्स होंगे। इस तरह से फिजिकल लाइब्रेरीज आपने विजिट किया होगा या देखा होगा। यहाँ जो कुछ भी कंटेंट रखा हुआ होगा, हर कंटेंट का, चाहे वो एक छोटा सा चैप्टर हो या एक बड़ा एपिक, एक पूरा महाकाव्य, उसका कोई ना कोई जन्मदाता होता है, उसका कोई ना कोई लेखक होता है, उसका कोई ना कोई ओनर होता है। जनरली लाइब्रेरियन हो सकता है उस पूरे सेक्शन का ओनर हो, या हो सकता है कि जिसके थ्रू आप उस नॉलेज तक, उस कंटेंट तक पहुंचते हैं, या जिस ऑथर या जिस बुक तक आप उसके थ्रू पहुंचते हैं। तो यहाँ ओनरशिप का, फिजिकल ओनरशिप का होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब हम लोग ई रिसोर्स की बात करते हैं। तो एक ई रिसोर्स को आप ये कह सकते हैं कि एक मुक्त कंटेंट का भंडार है। ये भी एक ज्ञान का, नॉलेज का भंडार है, रिसोर्स है, बट वहां ओनरशिप का बहुत ज्यादा चक्कर नहीं है। जब ओनरशिप का चक्कर नहीं होगा तो जो इंफॉर्मेशन होगी वो एक्सेस करना आसान होगा। इट विल बी वेरी इजी। दैट्स व्हाई हमने जैसे कहा था कि अगर अपने शोध के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको इंफॉर्मेशन या डेटा या नॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो वो नॉलेज जल्दी से कहां से मिल सकती है और उन्मुक्त तरीके से फ्रीली कहां से मिल सकती है, तो वो ई रिसोर्स हुआ। अदरवाइज अगर आपको कोई नॉलेज रखा हुआ है तो फिर आप वहां लाइब्रेरियन से या जो वहां का ओनर है उससे परमिशन लेंगे, फिर लाइसेंसिंग का चक्कर आएगा, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन कितनी मिलती है, नहीं मिलती है। इन सब से बचने के लिए आपके पास एक साइड लाइन है, एक पैरेलल रास्ता है कि आप ई रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम लोग ये भी समझेंगे कि ई रिसोर्सेज के और क्या-क्या स्वरूप हो सकते हैं, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ई रिसोर्सेज का हम कैसे अपने सिनॉप्सिस के लिखने में या थीसिस को डेवलप करने में या कोई भी रिसर्च पेपर लिखने में कैसे हम लोग अधिक से अधिक बहुतायत इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में मैं आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपसे एग्जाम्पल्स पूछा जाता है तो आप क्या-क्या बता सकते हैं। गवर्नमेंट्स आज की डेट में, मैंने ई बुक्स का ऑलरेडी नाम लिया तो मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं उसको। रिसर्च जर्नल्स अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में देख रहे हैं, वो सीडी के, डीवीडी के अंदर रखा हुआ है, कैसेटी में रखा हुआ है, किसी हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, तो वो ई जर्नल्स कहा जाएगा। और अगर वो इंटरनेट से आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं तो फिर वो ऑनलाइन कैटेगरी का होगा, बट इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। आज की डेट में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या कोई भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई भी लोकल स्तर, अगर हम लोग एलयूबी की बात करें लोकल स्तर पर, जहां पर की स्थानीय सरकारें हैं, वो बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी करती हैं। पहले जमाने में इन सूचनाओं को हमें हार्ड कॉपी में, प्रिंट के फॉर्म में इन आदेशों को, इन अध्यादेशों को, इन सूचनाओं को छापना पड़ता था, मुद्रित करना पड़ता था, पब्लिश करना पड़ता था। बट आजकल ये हमें इलेक्ट्रॉनिक गजट के रूप में मिल जाती हैं। आप संबंधित ऑफिस से ले सकते हैं, और बहुत सारे तो ऑनलाइन मिल जाते हैं जिसको हम लोग ई गजट कह सकते हैं।
तो जैसे अगर आपको आईटी एक्ट देखना है कि भारत सरकार का आईटी एक्ट क्या है, या साइबर क्राइम 1930 की जो 1930 की जो फैसिलिटी है आज की डेट में साइबर क्राइम से को रोकने के लिए, तो उसमें क्या प्राविधान दिए गए हैं एक इलेक्ट्रॉनिक वो यूजर्स के लिए, जो ऐसा कोई यूजर जो कंप्यूटर यूज करता है, इस तरह की बात है। तो आप उन सबको इन सारी जानकारियों का को हम लोगों ने ई रिसोर्स के रूप में, और ई गजेट उसको कहेंगे, यानी ई गजेट के रूप में ये आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स डेटाबेसेस की बात करी, चाहे वो एम्प्लॉइज का डेटाबेस हो। यूनिवर्सिटीज में हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स रखा जाता है, चाहे उसने एडमिशन लिया या नहीं लिया, एग्जाम में बैठा तो पास हुआ या फेल, वो सारा रिकॉर्ड्स रखा जाता है। तो एक तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। या और भी कोई डेटा डिपोजिटरी हो सकता है। अगर आप सर्वे कोई कर रहे हैं रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पास कोई डेटा आ रहा है, तो उस डेटा को कहाँ इकट्ठा करेंगे? तो अगर पहले का टाइम होता तो निश्चित रूप से आप डेटा कागज पेंसिल में इस्तेमाल करते, फिजिकल डेटा होता जो डैमेज हो सकता है। आज की डेट में हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो ये जितने एग्जाम्पल्स आप लिख रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम तक भूल जाएंगे, इसलिए मैं इनको बार बार बोल रहा हूँ कि ये उदाहरण हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के। जो लोग सतत रूप से मुझे सुन पा रहे हैं या देख रहे हैं, आप इन उदाहरणों को देखिए, क्योंकि इनको हम लोग खुद से भी बनाने की कोशिश करेंगे। यानी आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे स्लाइड्स में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी खुद की ई बुक्स कैसे लिख सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपना खुद का ई रिसर्च पेपर कैसे लिख सकते हैं। यानी आपको ई लगा देना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप में से जितने भी लोग रिसर्च करने जाएंगे, तो सबसे पहले आपको अपने रिसर्च का एक प्लान कमेटी के सामने, आरडीसी कमेटी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो वो सिनॉप्सिस आप असली पन्नों के रूप में तो लेके इधर-उधर नहीं घूम सकते हैं। तो बेहतर तरीका होगा कि अगर आपने जो सिनॉप्सिस तैयार करी है, तो उसको ई सिनॉप्सिस के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर उसको किसी को दिखाना है जो विदेश में बैठा हुआ है, या जहां आप नहीं जा सकते, इंडिया के किसी दूसरे कोने में बैठा, तो आप उसे ई सिनॉप्सिस के रूप में भेज दीजिए। तो ये कैसे करेंगे, ये हम लोग अ, खासतौर से उनको ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं है। तो ये जितने भी उदाहरण है, इसी तरीके से हमने ऑनलाइन डेटाबेसेस की बात करी। आज की डेट में आपको मालूम है कि हमारे भारत का वह जो आधार कार्ड का डेटाबेस है, पैन कार्ड का जो डेटाबेस है, ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारी ऑनलाइन है। तो ये ऑनलाइन ये भी, ये जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, ये आप उदाहरण कह सकते हैं कि ये एक तरह का ये ई रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इस स्क्रीन पर आप विभिन्न प्रकार के ई रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। ये जो डेटा वेयर हाउस है, सबसे लास्ट वाला जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का एक महासमुद्र है, आप कह सकते हैं, कि जिसमें आप बहुत सारे तरह के डेटाबेसेस को, जब आप एक गोदाम के रूप में, यानी एक ऐसे कंटेनर को आपके बारे में सोचिए जिसमें कि अलग अलग तरीके का डेटाबेस रखा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे तरह के डेटाबेसेस को मेंटेन करती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का डेटाबेस हो या हमारी जीडीपी से रिलेटेड डेटाबेस है। तो जो अलग अलग मंत्रालय होंगे, वो तो अपना वो उनके लिए वो डेटाबेस है। लेकिन जब हम इन सारे डेटाबेसेस को एक जगह अगर हम किसी अ, बड़े रिसोर्स माने संचयन के रूप में, जब हम एक बड़े डिपोजिटरी के रूप में स्टोर करेंगे, तो फिर हमें इसको बोलना पड़ेगा डेटा का गोदाम, डेटा वेयर हाउस। और अन्य जो उदाहरण आप ई रिसोर्सेज के बारे में बता सकते हैं, वो ई रिपोर्ट्स हैं, ई थीसिस है, जो इसका इसका ज्यादा आपसे अभी आ, मतलब होगा। वैसे रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे एफआईआर आपने कहीं कराई तो उसका आगे क्या हुआ, वो ई रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल्स में जो जो पेशेंट्स की पर डे की बुलेटिन आती है, वो ई रिपोर्ट्स के रूप में प्रस्तुत पब्लिश की जा सकती है। किसी भी सरकारी गवर्नमेंट के मंत्रालय की जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, प्रस्तुति बैंकों की प्रस्तुति, या किसी भी जो हमारे जो एमएसएमई है,
हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहे क्वार्टरली या मंथली या वीकली आप ई रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ई मैगजीन्स जो कि किताबों की ई बुक की बुक का ही एक छोटा-सा पार्ट है, बस फ़र्क ये होता है कि हर बुक का एक ऑथर एक माने एकेडमिक्स के ओरिएंटेड होती हैं और मैगज़ीन्स हमारे नॉर्मली मंथली या क्वार्टरली बेस पर में पब्लिश की जाती हैं। तो ये अगर आप कोई मंथ इस तरह का क्वार्टरली या मंथली कोई पब्लिश कर रहे हैं मैगज़ीन और उसको आप कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से अगर आप अ, अपने कस्टमर्स अपने ग्राहकों तक पहुँचा रहे हैं, तो वो ई मैगज़ीन इसको हम लोग ई मैगज़ीन का नाम देंगे। समाचार पत्रों को भी आप इसमें ला सकते हैं। जितने अखबार हम लोग कागज़ों पर पढ़ते हैं, वो सारे न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो हिंदी के हैं या किसी और भाषा के हैं, इंग्लिश के। लेकिन अगर हम इसका ई संस्करण देखें, तो वो ई रिसोर्सेज़ का उदाहरण बन जाएगा। ये एग्ज़ाम्पल इसलिए रखे गए हैं, मुझे लग रहा है कि आवाज़ आ रही होगी आप तक। इसी तरीके से ई बुलेटिन्स, जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ या जैसे कोई हवाई जहाज अगर चल रहा है दिल्ली से मुंबई तक कहीं भी, तो वो उनकी इंफॉर्मेशन को आप जहाँ स्टोर करते हैं और अगर वो डिजिटली स्टोर्ड है, चाहे इंटरनेट की मदद से या बिना इंटरनेट की मदद से, तो वो ई बुलेटिन या मेडिकल बुलेटिन या अगर कहीं रिसर्चर काम कर रहे हैं तो उनकी उनकी उनके उनके उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट इसको हम लोग ई बुलेटिन के रूप में जारी करते हैं। ई मेमो, मेमो आमतौर पर कोई कमेंट है, निर्देश है या कोई ऑर्डर है जो जनरली हमें बड़े ही ब्रीफ फॉर्मेट में संक्षिप्त रूप में मिलते हैं या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अगर आपको किसी की लिखनी है 2 लाइन में तो आप मेमो जारी करते हैं। लेकिन यहाँ हम ई मेमो की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पेन पेंसिल से रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स का। जैसे कोई अगर कॉमर्स का कोई अधिकारी है, किसी को लोन दे रहा है, तो लोन दिया जाएगा कि नहीं, लोन कितने का माँगा जा रहा है, कितना दिया जा सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है, तो हम उसके लिए ई मेमो जारी कर सकते हैं। तो ये उदाहरण हो सकते हैं ई रिसोर्सेज़ के। तो हम लोग ये देख रहे हैं बहुत सारे उदाहरण हैं, दर्जनों एग्ज़ाम्पल्स हैं और इनमें से हमें सारे को काम पर माने कि जानना या सारे पे को हमें बनाना ज़रूरी नहीं है, बट बहुत इनमें से कुछ ऐसे हैं 7, 8, 5 ऐसे ज़रूर उदाहरण होंगे जो हर शोधकर्ता को, आप में से जितने भी रिसर्चर यहाँ इस समय मुझे सुन पा रहे हैं, आपको इनका सहारा लेना ही पड़ेगा अगर आप अपने रिसर्च वर्क को क्वालिटेटिव, स्टैंडर्ड और सस्ते तरीके से इकोनॉमिक मोड में आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप ई रिसोर्सेज़ के बजाय अगर फिजिकल या पौराणिक जो पहले के जो तरीके हैं, जो क्लासिकल ट्रेडिशनल तरीके हैं, अगर आप वहाँ से लेने की कोशिश करेंगे तो आपको अलग-अलग कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, हो सकता है कभी किसी और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाना पड़े, बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ेगी और वहाँ से कितनी इंफॉर्मेशन आप मिल पाती है, कितनी बैंड है, कितनी आप कहाँ तक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी क्योंकि अगर आप उनके उनके यूजर होंगे लाइब्रेरी के मेंबर होंगे तभी वो जाने देंगे आपको अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन नहीं आपको मिल सकती है तो इनसे आपका रिसर्च वर्क प्रभावित होगा और बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है तो इन सारी परेशानियों समस्याओं से निजात पाने का तरीका है कि हम धीरे धीरे ई रिसोर्सेज की तरफ आए एग्जाम्पल में डेटा ब्लॉक जो साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे वो जानते होंगे कि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग क्षेत्रों की जानकारियां मिल जाती है चाहे वो ले लीजिए लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो वो ये है जो ब्लॉग्स बनते हैं ये भी जो है आपके ई रिसोर्स का एग्जाम्पल उदाहरण हो सकता है करेंगे चाहे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या थ्योरेटिकल रिसर्च है या फिर किसी तरह के और रिसर्च है उनको आप लेबोरेटरी में करिए इन विवो मेथड से करिए इन विट्रो मेथड में करिए या सिलिको मेथड्स में करिए तो वहां अक्सर बहुत सारे अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए आप डेटा पर डिपेंडेंट होते हैं और वो डेटा आप प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी टाइप का डेटा इस्तेमाल करते हैं तो वो डेटा आपको कहीं से लेना पड़ता है वो कोई किताब हो सकती है या कहीं कहीं कोई कोई मैगजीन बुलेटिन हो सकता है या फिर ऑनलाइन कोई सोर्स हो सकता है
इसीलिए हमने यहाँ नाम इसको डेटा ब्लॉग ब्लॉग दिया हुआ है। एक चलन में नए वर्ड आए हैं ई रिसोर्सेज के रूप में, ये है डेटा क्यूब। हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि कभी जब आप बहुत सारे तरह के एक जैसे नॉलेज या को इकट्ठा एक जगह इकट्ठा करते हैं, विभिन्न टाइप के नॉलेज को जब आप एक जगह इकट्ठा करते हैं और इस तरह से एक लाइब्रेरीज का जो महासागर एस्टैब्लिश करते हैं, तो आप उसे डेटा का गोदाम कहते हैं। अब ये डेटा के गोदाम का निर्माण कैसे होगा? तो वो डेटा के गोदाम का निर्माण डेटा क्यूब की मदद से होगा। आप इसको संक्षेप में ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग है, जो आपके में इमारतें हैं, वो इमारतें कैसे बनी होती है? तो आपने देखा छोटे-छोटे ब्रिक्स से। तो लाइब्रेरी कैसे बनी हुई है? अलग-अलग तरीके के बुक्स से, जो कि अलग-अलग सब्जेक्ट की होंगी, अलग-अलग ऑथर्स की होंगी। तो ई रिसोर्स का जो 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 परिक्षेत्र है, ये कैसे बना हुआ होगा? तो आप कह सकते हैं कि ये डेटा के क्यूब्स से बने हुए होंगे। हालाँकि ये थोड़े लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल्स मैं यहाँ दे रहा हूँ, जो कंप्यूटर साइंस या साइंस के स्टूडेंट नहीं है, उनके लिए मैं एनालॉजिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपने ई रिसोर्सेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अगर वो डेटा वेयर हाउस है या डेटा क्यूब है। जरूरत कहाँ पड़ेगी? देखिए, जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो अपनी हाइपोथेसिस को सत्यापित करने के लिए आपने जो कुछ भी अपने हाइपोथेसिस में प्लान किया हो, प्रपोज किया हो, चाहे नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, आपको अपनी बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मेरी ये कही हुई कथन सत्य है या फिर दूसरे कथन ज्यादा सटीक सत्य है। तो इनके लिए आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी। अब वो डेटा आप कहाँ से लाएंगे? तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, बहुत सारे ऐसे डिपॉजिटरी हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे संचय केंद्र हैं जहां से आपको ये डेटा मिल जाता है। जैसे आप में से कुछ लोग कैगल टेस्ट करेंगे। कैगल टेस्ट में कई लाख प्रकार का डेटा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो किसी भी तरह का कॉमर्स का हो या इकोनॉमिकल, इस तरह के बहुत सारे तरह का डेटा, और उनको वैलिडेट करने के लिए, उनकी टेस्टिंग करने के लिए बहुत तरह के वहां डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ अ, अ, केवल कैगल टूल यूज करना है, और जब आप कैगल टेस्ट करेंगे तो आपका ये जो ई रिसोर्स है वो काफी आपका मदद करेगा आपके हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने के लिए कि आइदर इट इज सेटिस्फाइड या इट इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये एग्जांपल्स और भी आगे आएंगे, बट हमने यहाँ पर समझने की कोशिश किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं और उनके उदाहरण क्या हो सकते हैं। जो बड़े कॉमन रिसोर्सेस हैं जिसको कि हर रिसर्चर यूज करेगा। अगर वो कुछ भी चैप्टर लिख के लाता है, आप में से कोई भी रिसर्चर या कोई भी अपना सिनॉप्सिस लिख के लाते हैं, तो वो पेन ड्राइव में आप वर्ड में या फिर किसी और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को लिख के लाएंगे। तो बेसिकली आमतौर पर उसमें से एक फॉर्मेट बहुत ही प्रचलित है, वो सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है, पीडीएफ मटेरियल। मतलब हमारा सिनॉप्सिस तो है, लेकिन हमने पेजेज में नहीं, हमने अपने पेन ड्राइव में रखा हुआ है, चिप में रखा हुआ है, वो पीडीएफ के रूप में है। अब ये पीडीएफ क्या चीज है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मतलब ये ऐसा एक फाइल है जो किसी भी कंप्यूटर में खोली जा सकती है, चाहे उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो। वो कहीं भी ओपन किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी वर्जन में आप उसको पढ़ना या देखना चाहते हैं, या तो मोबाइल पर या कहीं और। तो इसीलिए इस तरह के कंटेंट को हम लोग पीडीएफ बोलते हैं, और पीडीएफ सबके कॉमन टर्म्स पे होगा। तो पीडीएफ एक बहुत प्रचलित उदाहरण हो सकता है आपके ई रिसोर्स का। तो पीडीएफ तो सारे लोग बनाना जानेंगे ही, यूज करना जानेंगे ही, लेकिन इसके अलावा और भी जितने हमने नाम पढ़े हैं ऊपर, चाहे वो ई सिनॉप्सिस तैयार करना हो, ई रिसर्च पेपर लिखना हो, या अपनी ई थीसिस, जैसे आपने आपने थीसिस बना ली और उसमें 600 पेज है या 300 पेज है। अब कोई कह रहा है कि भाई इस पर मुझे एक सुपर लुक देने के लिए आप मुझे भेजो, और वो पर्सन मलेशिया या सिंगापुर में बैठा है। आप कहाँ से आप भेजेंगे? पोस्ट से भेज नहीं सकते, खतरा है कोई किसी को बीच में मिल गई तो वो उसका कॉपी कर लेगा। तो बेहतर होगा कि हम इसको ई थीसिस के रूप में भेजें। ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे अगर आप आज बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी अवेलेबल है। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसको भी खरीद सकते हैं। बस उसको पढ़ने के लिए आपको मोबाइल और
कंप्यूटर, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। अब आज का क्वेश्चन पे जाइए, जो लोग सजीव हैं, जो लोग इस समय मुझसे जुड़े हुए हैं, ज़रा देखिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज़ की मैंने बात करी, जिसमें कि ई-बुक से लेकर के ई-रिसर्च जर्नल, ई-गज़ट, ई-रिपोर्ट, ई-मेमो, बहुत सारे तरह के पीडीएफ, बहुत सारे तरह के डेटाबेसेस, बहुत सारे तरह के ऑनलाइन डेटाबेसेस की हमने बात करी। शुरुआत आप इसका ई-बुक से मान सकते हैं। तो प्रश्न हमारा आपसे ये है कि हू लेड द फाउंडेशन ऑफ ई-बुक? अगर हम ई-रिसोर्स की बात करें और मैं किताबों के संस्करण को अगर मैं अ, विजुअलाइज़ कर रहा हूँ, अगर मैं परिकल्पना कर रहा हूँ कि जिसको मैं अभी बुक्स के रूप में देखता था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्ज़न क्या होगा? आंसर है आपका ई-बुक। तो ये ई-बुक किसने बनाई होगी? ई-बुक की संकल्पना किसने दी होगी? उसका आंसर आपको देना है और मैं विकल्प भी पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। क्या ये चार्ल्स बेबेज का आइडिया था, या ये एंड्रीज वान डैम का आइडिया था, या श्री रंगनाथन का आइडिया था, या इनमें से कोई भी शायद आंसर नहीं है। ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है, जो चैट बॉक्स जब ओपन होगा उसमें आप आंसर देंगे। तो वापस हम लोग चलते हैं ये देखने के लिए कि भई अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, एक डेवलपिंग कंट्री है और एक्सेलरेटेड तरीके से बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले जैसे कंट्री में है, तो यहाँ पर अनुसंधानकर्ताओं के लिए ई रिसोर्सेस की स्टेटस क्या है? कौन-कौन से ऐसे ई रिसोर्सेस हैं जो इंडियन रिसर्चर्स के लिए उपलब्ध हैं? और चूंकि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रिसर्च कर रहे हैं, तो ये वाली स्लाइड हमारे लिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट होगी कि वो कौन-कौन से संसाधन हैं जो मुझे मिल जाएँगे। तो उन संसाधनों को मैं एक-एक करके फटाफट पहले पढ़ते जाता हूँ और उनके बारे में मैं विस्तार से बताते जाऊँगा। तो सबसे पहला ई-ज्ञानकोश प्रस्तुत बनाया गया है, तो आप में से कोई भी इसको किसी भी सर्च इंजन से आप गूगल से या किसी और दूसरे माध्यम से आप यहाँ तक जा सकते हैं। इंटरनेट चाहिए, ये ई ज्ञान कोश, यहाँ पर अलग-अलग विधाओं का, चाहे वो अ, मिलिट्री साइंस हो, या फिर वो हिस्ट्री हो, या फिर वो कोई और दुनिया का नॉलेज हो सकता है, कोई भी और किसी भी प्रकार का नॉलेज हो सकता है। विभिन्न प्रकार के नॉलेजेज का कंटेंट, अब जब मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वहाँ उसमें आपको रिसर्च पेपर भी मिले। वहाँ पर हो सकता है कि कुछ चैप्टर, बुक के चैप्टर भी मिल सकते हैं, पूरी बुक मिल सकती है, लिटरेचर भी कोई लिटरेचर मिल सकती है, कोई रिपोर्ट मिल सकती है, किसी का बायोग्राफी मिल सकती है। बहुत सारे तरह का अ, के तरह के थ्योरम्स, अगर मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करूँ तो रूल्स, रेगुलेशन, माने बहुत सारी चीज़ें नॉलेज वहाँ अवेलेबल है। और उसके लिए आपको लाइब्रेरी में भाग दौड़, उस तरह के नॉलेज को पाने के लिए अलग-अलग लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, तो एक ही जगह आपको मिल जाएगा ई ज्ञान कोश। अ, इसी तरह से एनपीटीईएल है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, खास तौर से इंजीनियरिंग नॉलेज, जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज है, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर के इलेक्ट्रिकल व्हीकल या रोबोट बनाना या फिर ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी, या फिर बहुत सारा तरह अ, का नॉलेज, उनके बहुत सारे तरह के एग्जाम, टॉय कैसे, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके वर्किंग, इन सब का डिस्क्रिप्शन आपको वहां मिल जाएगा एनपीटीएल पर, जो नंबर 2 पर हमने लिस्ट किया हुआ है। और शोध गंगा तो हर रिसर्चर को यहाँ जाकर के नहाना ही पड़ेगा। जैसे आजकल टाइम चल रहा है ना, प्रयागराज में जाकर के अपने सारे अज्ञानता को दूर करके, मतलब एक ज्ञान से अभिभूत होने का, तो उसी तरह के की का है ये शोध गंगा। तो शोध गंगा आपको जरूर विजिट करते रहना है, जहां पर कि आपको आपके अपने रिसर्च से, अपने अनुसंधान से संबंधित और नॉलेज की, इससे संबंधित और कितने लोगों ने काम किया है, क्या उनके फाइंडिंग्स थी, कैसे उन्होंने अपने काम को स्टार्ट किया, जैसा कि हर मेंटर आपको हर लेक्चर में आकर के बता रहे हैं। तो इन सब का बहुत एक कलेक्शन आपको वहां मिल जाएगा, जिसमें जिसमें बहुत सारी सैकड़ों यूनिवर्सिटीज के थीसिस, हो सकता है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में रिसर्च पेपर जो अभी तक इंडिया में
पब्लिश हो चुके हैं वो सब आपको ईयर वाइज मिल सकते हैं, जिस तरह से आप ढूँढना चाहेंगे। तो शोध गंगा हमारा एक, मगर मैं इंडियन के हिसाब से भी मैं देख रहा हूँ, तो एक हमारे पास एक रिजर्वायर, एक डिपॉजिटरी है ई रिसोर्स का। एनसीबीआई, नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी या और जो ब्रांचेज मैं अभी यहाँ नहीं रीड कर पा रहा हूँ, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा, अगर इसके इस फील्ड का कोई भी अनुसंधान करता हमारे इस समय लेक्चर को सुन रहा है, तो आपके लिए जो डिपॉजिटरी है, जो ई रिसोर्स है, वो एनसीबीआई होगा, जहां पर की डीएनए, जीनोम्स और विभिन्न प्रकार के जीनोमिक डेटाबेसेस का एक बड़ा कलेक्शन वहां रखा हुआ है एनसीबीआई के नाम से। और अगर मैं आगे बात करूं, हालांकि मुझे मालूम है कि शायद मेडिसिन का कोई स्टूडेंट है कि नहीं, बट जितने बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड जो मेडिसिन हैं और जो मॉलिक्यूलर डिजाइनिंग की बातें हैं, उनसे संबंधित नॉलेज के लिए एक बहुत ही यूनिक डिपॉजिटरी ई रिसोर्सेस के रूप में ये मेंटेन की गई है पबमेड के नाम से। तो ई ज्ञान कोश से लेकर के हम लोग पबमेड को देख रहे हैं। एनसीबीआई की मैंने बात करी, अब हम लोग बात करते हैं इन एक नए रिसोर्स, ई रिसोर्स के बारे में, जिसका नाम है इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू के रूप में भी कई बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, इन इंफॉर्मेशन, लिब लाइब्रेरी, लिब का लाइब्रेरी और नेटवर्क से नेट लिया गया है, तीनों को मिला दीजिए। इंफॉर्मेशन का इन, लाइब्रेरी का लिब और नेटवर्क से नेट। जब आप इन तीनों वर्ड्स के एक्रोनिम को देखेंगे तो एक वर्ड बना इनफ्लिबनेट। ये भारत सरकार की एक परियोजना है जिसमें लाइब्रेरीज को एक सूचना और ज्ञान तंत्र के रूप में बेसिकली डेवलप किया जा रहा है और किया गया है। तो इसमें आपको एक ही जगह पर अलग अलग जो 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 इंस्टीट्यूशंस है, जैसे इंडिया में बार की मैं बात कर रहा हूँ, या TIFR जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फाउंडेशन है, या फिर जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मतलब इनके एक लाइब्रेरी के जो कलेक्शंस है नॉलेज का, उनका उनका एक कलेक्शन, यानी उनका एक सुपर कलेक्शन, एक आप इनफ्लिबनेट के रूप में देख सकते हैं। तो आपको आप मतलब आप यहाँ पर इनफ्लिबनेट का सहारा ले सकते हैं, और इनका इस्तेमाल करने के बाद जब आप इन्हें यहाँ से सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि आपको अपना कोई एक रिसर्च पेपर लिखना कितना आसान हो गया, या जो आप सोच रहे थे अभी तो किसी ने लिख दिया हो ऑलरेडी, तो फिर आपको बचना है उससे, कॉपी या प्लेगरिज्म की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इसी तरीके से ई यंत्र है, यंत्र, आप यंत्रा भी पढ़ सकते हैं इसको। ये ई यंत्रा बॉम्बे यूनिवर्सिटी का एक प्रकल्प है, जिसमें कि IIT बॉम्बे ड्रोन बनाना, रोबोट्स की टेक्नोलॉजी के प्रमोशन के बारे में, या और जो की रोबो हैं या फिर ह्यूमनाइड्स हैं, उनकी वर्किंग कैसे होगी, इस तरह के नॉलेज को देते हैं और वहाँ ऑनलाइन सिखाते भी हैं। ये आप इनकी डिजाइनिंग, इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं, इनका उद्योग कैसे लगा सकते हैं, मतलब ऐसे रोबोट्स जो घर के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत सारे तरह की चीजों के को उनको बनाने से संबंधित नॉलेज वहां रखा हुआ है। एक बहुत ही जबरदस्त ई रिसोर्स के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जो लास्ट की लाइन को देखिए, NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये एक राष्ट्रीय संपदा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रकल्प है, जिसमें कि अलग अलग तरीके की का नॉलेज, चाहे वो बुक, जैसे किताब, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप किसी भी लाइब्रेरी को अगर आप देख रहे होंगे, और अगर आप लाइब्रेरीज को देखिए, मतलब एक ऐसा कलेक्शन देखिए जहां पर कि लाइब्रेरियों का एक बहुत बड़ा समूह अगर हो, तो उसको ई रिसोर्स के रूप में, ई डिपोजिटरी के रूप में डेवलप किया गया है NDLI के नाम से, या NDLI के रूप में। और इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय, यानी कुछ स्मॉलर, यानी स्पेसिफिक लाइब्रेरी भी है, इंडियन रिसर्चर के लिए अवेलेबल है।
तो आज की डेट में आप देख लीजिए कि आप 2025 जो 2024 में रिसर्च करने आए हैं, तो कितने संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं ई-रिसोर्सेज़ के रूप में, जिसका इस्तेमाल करके आप उत्कृष्ट सिनॉप्सिस बना सकते हैं। स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर आप प्रस्तुत कर सकते हैं और आपकी थीसिस किस लेवल की हो सकती है, क्योंकि ये सारे संसाधन अगर मैं उनको पढ़ूं तो ई ज्ञान कोश, एनपीटीईएल, एनसीबीआई, पबमेड से लेकर के एनडीएलआई तक, ये आपकी हेल्प के लिए, जो मैं बार बार अपने कोट वर्ड को यूज करता हूं कि कंप्यूटर्स, ये पेपर जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका एक रिसर्च सारथी है, रिसर्च असिस्टेंट है, वो कैसे आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है। अब मैं बात करूं इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे अनुसंधान करता है, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जो अपने रिसर्च को लोकलाइज्ड या केवल इंडिया के डोमेन में नहीं, बल्कि वो भारत की परिसीमा से बाहर जाकर के वर्ल्ड लेवल पर भी काम करना चाहेंगे, या वर्ल्ड लेवल से भी नॉलेज को लेकर के, कंटेंट को लेकर के अपने रिसर्च को सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो कौन-कौन से ऐसे संसाधन हैं जो आपको आप घर बैठे उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि उनका नाम हमने ई रिसोर्स रखा है। ई रिसोर्स ऑफलाइन या ऑनलाइन वही रिसोर्स है जो आपके थीसिस, सिनॉप्सिस, रिसर्च पेपर या किसी रिपोर्ट को बनाने या प्रस्तुत करने में मदद करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय वो कौन-कौन से संसाधन हैं, जरा हम उन पर भी गौर कर लेते हैं। याद रखिए, अगर एग्जाम में ई रिसोर्सेस इंटरनेशनल के बारे में पूछा गया तो ये एग्जाम्पल जो अभी आने वाले हैं काम आएंगे, और अगर वो नेशनल के बारे में बात करते हैं कि नेशनल डिपॉजिटरीज, आप 4-5 नाम लीजिए, बताइए जो ई रिसोर्सेस है। अगर आपने इधर का उधर मिक्सिंग किया तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो सबसे जबरदस्त जेस्टर है जहां पर कि 2800 इंटरनेशनल ऑनलाइन रिसर्च जर्नल्स हैं, और ये ओपन एक्सेस है। ओपन एक्सेस जब मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि संडे मंडे का कोई चक्कर नहीं है, 365 डेज की मैं बात कर रहा हूं, और ये सारी की सारे जर्नल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। केवल इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए आपके मोबाइल या कंप्यूटर में, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। कोई ओनरशिप का चक्कर नहीं है, कोई लाइसेंसिंग नहीं लेनी है, न ही किसी तरह के ऑथरशिप का यहाँ चक्कर है कि अगर आप ऑथर की परमिशन नहीं लेंगे या लेंगे इस तरह का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैं 2800 रिसर्च पेपर नहीं बता रहा हूं, मैं 2800 रिसर्च जर्नल की बात कर रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल इतने संख्या में है, और ये विभिन्न क्षेत्रों में होंगे। ये सेस्मोग्राफी में हो सकते हैं, मेडिकल साइंस के हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स के हो सकते हैं, डिवीजन होंगे। बट अगर मैं नंबर्स में बात करूं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें मैटर नहीं मिल रहा है, कहां से मैं अपना सिनॉप्सिस तैयार कर लूं। आप देखिए कि आप जहां हैं वहीं पूरे पूरे संसार के रिसर्च पेपर आपकी मुट्ठी में है, आपके पास अवेलेबल है। तो प्लीज विजिट जेस्टर, आप जेस्टर का सहारा ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक ग्लोबल साइंस स्फीयर या वेब स्फीयर, मैंने वेब ऑफ साइंस जिसको मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने सभी लोगों ने www देखा होगा, जब आप गूगल पर कोई चीज जाके ढूंढते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी आप उस प्रोटोकॉल के तहत अपने रिसर्च पेपर या कोई भी कंटेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोधकर्ताओं के, अनुसंधानकर्ताओं की सुविधा के लिए एक इस तरह का रिजर्वायर, ई रिसोर्स डेवलप किया गया है, जिससे कि आप अंतरराष्ट्रीय लेवल के रिसर्च, या जो रिसर्च हो चुके हैं, या जो कंटेंट बुक्स या जो मैगजीन्स हैं, जो भी प्रकल्प संसाधन हो सकते हैं रिसर्च करने की, वो आपको, मैं कुछ भाषाओं के नाम अभी आपको ले लूं, जैसे अगर मैं हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, इनकी भी नाम लो तो आप उनकी रिसर्च कर सकते हैं। कुछ लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं इंडिया में हूं, अगर मान लीजिए मैं ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में, या फिर मैं अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप के बारे में, तो मुझे रिसर्च का मैटर जुटाने के लिए क्या यूरोप जाना पड़ेगा? जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली ये रिसोर्सेस आपके पास यहाँ अवेलेबल है। इसी तरीके से एक है ऑनलाइन डेटाबेस, ए टू जेड डेटाबेस, मतलब एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया आप इसको मान सकते हैं। आप में से सभी को इंसाइक्लोपीडिया का आइडिया होगा कि एक ऐसी बुक जिसमें सारे सब्जेक्ट का नॉलेज मिल जाता है। तो एज 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 ऑनलाइन ये रिसोर्स आपके लिए उपलब्ध होगा। मैं इंटरनेशनल ई रिसोर्सेज की रीडिंग कर रहा हूँ।
प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे रिसर्च होंगे, चाहे वो एलियन पर काम कर रहे हैं या फिर फ्यूचर के आने वाले जीनोमिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर कोई और किसी भी लैंग्वेज के एनएलपी यानी लैंग्वेज के लार्ज एलएलएम मॉडल, जिसमें कि आप इस तरह की बात देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या मनुष्यों के संवेदनाओं तक जा सकती है या क्या बियॉन्ड द थॉट जा सकती है कि या क्या वो हमारे पर हमको नियंत्रित कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कॉमन इंटेलिजेंस या जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको क्रॉस करके आगे बढ़ सकता है। इस तरह की जब हम लोग जहां बात करते हैं तो उस माने ऐसे रिसर्च इस तरह के शोध या इस तरह के अनुसंधानों का एक समग्र कलेक्शन, जिसमें कि 75,000 से ज्यादा किताबें हैं और ये किताबें फ्री ऑफ कास्ट है। फ्री ई बुक्स, कोई आपको परमिशन नहीं किसी से लेना है, 24 आवर्स ओपन एक्सेस है, फ्री ई बुक्स अवेलेबल है। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग विजिट करिए। सिर्फ आपको इन रिसोर्सेस को ओपन करना है, क्लिक करके देखना है। हिंदावी, जब आप अपने रिसर्च को पब्लिश कराएंगे तो लोग कहेंगे कि एक अच्छा रिसर्च वही है जिसका जिसमें आपने वो जो रिसर्च किया हुआ आपने उसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पब्लिश भी किया है, आपने नेशनल लेवल पर पब्लिश किया है। तो ये पब्लिश कराने के लिए एक और इस तरह से जब सारे लोग जहां पब्लिश करेंगे तो एक रिजर्वायर बन जाएगा जहां पर कि सभी अनुसंधानकर्ताओं का काम पब्लिश है देखा जा सकता है। तो हिंदावी एक इसी तरह का ये रिसोर्स है। तो हिंदावी जेस्टर से लेकर के आप देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे अंतरराष्ट्रीय ई रिसोर्स हैं जहां पर कि रिसर्चर जा सकता है और अपने मन मुताबिक वो कंटेंट को वहां से ला सकता है और अपने रिसर्च में वो चाहे चार चांद लगा सकता है, चाहे अपने सिनॉप्सिस को कितने बेहतर बेहतर तरीके से लिख सकता है। कुछ बहुत ही प्रख्यात इंटरनेशनल ई रिसोर्सेस जो कि ऑनलाइन जर्नल हैं उनके मैं नाम लिख रहा हूँ, जिसमें अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कराना एक ड्रीम है। ड्रीम किसी का हो सकता है कि मेरा रिसर्च पेपर IEEE में छप गया। इंटरनेशनल जर्नल है फॉर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, IEEE। ऐसी तरह से एल्सवेयर, ऐसे बहुत सारे साइंस डायरेक्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हो सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर अवेलेबल है। इसके अलावा है PDB प्रोटीन डेटाबेस, ये लाइफ साइंस वालों के लिए अवेलेबल है जहां पर कि आप जीवन और जीवन से संबंधित DNA से संबंधित या कोई ऐसी बीमारियां उनके रोकथाम से संबंधित जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको डेटा की जरूरत पड़ती है। आपको आप जब आप इन विवो या इन विट्रो के बियॉन्ड जाकर के इन सिलिको यानी कंप्यूटर में सिमुलेशन एंड मॉडलिंग बना करके जब आप कोई रिसर्च करेंगे किसी भी मेडिसिन की, किसी भी पैरासाइट्स की स्टडी करने के लिए, तो आपको डाटा की जरूरत पड़ेगी। तो वो डेटा कहाँ से लाएंगे आप? मान लीजिए कि आप प्रोटियोमिक डेटा कोई लाना चाहते हैं जो कि प्रोटीन यानी जो आप या दूसरे कंट्री जैसे अफ्रीकन है या साउथ अफ्रीका है वहां से, तो क्या पॉसिबल हर स्टूडेंट के लिए नहीं है वहां तक जाकर के डेटा लाना। तो आप उस उन सारे डेटाबेस को आप यहाँ पा सकते हैं प्रोटीन डेटाबेस के रूप में। अब किन संसाधनों से आप वहां तक जा सकते हैं ये समय अलाउ नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हमारा कल का स्टडी शुरू होगा जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आप काम आपको क्या करना है। आप आगरा यूनिवर्सिटी के अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं ये तो हमें समझ में आ गया, बट रजिस्टर्ड स्टूडेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे माना जाएगा कि आप हिस्ट्री के या हिंदी के या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। आप तुरंत अपना एक खाता खोलिए गूगल स्कॉलर पर जाकर के। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जितने मैंने ऊपर रिसोर्सेज बताए हैं कि उन रिसोर्सेज तक आप कैसे पहुंचेंगे, वो कौन-कौन से रिसर्च इंजन सॉरी वो कौन-कौन से सर्च इंजन है जिनकी मदद से आप वहां पर पहुंचेंगे। और उसके बाद कुछ मैं मेटा सर्च इंजन के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि सर्च इंजन आपको एक स्तर एक सीमा तक ले जा सकते हैं। अगर आप उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो फिर आपको मेटा सर्च इंजन का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप कैसे ये काम करेंगे ये हम लोग कल देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना आपका रिसर्च स्टैंडर्ड रिसर्च हो ही नहीं सकता वो है मेंडली डेस्कटॉप। और ये मेंडली डेस्कटॉप आप कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे, ये इस पर हम लोग बात करेंगे। और ये चीज एक एक रिसर्चर को आना जरूरी है, क्योंकि मेंडली डेस्कटॉप आपके रिसर्च को ऑर्गेनाइज करने में, रिप्रेजेंट करने में और
वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने कोई 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 थीसिस लिखी, उसमें चैप्टर है और किसी चैप्टर में टेबल है 1, 2, 3 पड़ी हुई है, तीसरे चैप्टर में है 3.1 या कुछ इमेजेज हैं, तो आप अलग-अलग नाम देते हैं। तो ये काम अभी मैनुअल आप करते हैं कि पिक्चर नंबर 3.1, पिक्चर नंबर 3.11, फिर आप उसका कंटेंट बनाते हैं, फिर इधर तो मैनुअली आप दोनों तरफ मैनेज करते हैं। ये सारा का सारा काम मैनुअली करेगा आपका, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जिस चैप्टर में चाहें, जिस जगह पर चाहे अपना टेबल लगाना हो लगाइए, मिटाइए, बढ़ाइए। जैसे ही एक नई टेबल आप डालेंगे चैप्टर नंबर 4 में, अगर 10वीं टेबल पड़ गई है तो ऑटोमेटिकली मेंटली नंबर डाल देगा 4.11। और जैसे ही आपने एक टेबल मिटा दी, जैसे तीसरी टेबल मिटा दी, तो जो ऊपर के टेबल है चौथे चैप्टर के 4.4, 4 उनको एक-एक नंबर अपने आप को कम कर देगा। यानी आपको बार-बार उनके नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। ये किताबों में भी होता है, रिसर्च जो आप पेपर लिख रहे होंगे वहां पर भी हो सकता है, और खास तौर से थीसिस में। तो आप थीसिस का कैसे मैनेजमेंट करेंगे बिना मेंडली के, बहुत टाइम लेता है और इसके बावजूद भी गलती होने की संभावना रहेगी। तो मेंडली डेटा डेस्कटॉप का हम लोग परिपूर्ण रूप से इसको सीखेंगे और इसका यूज करेंगे। जेस्टर का मैंने नाम लिया। अगर आप अपने शोध को रिसर्च अंतरराष्ट्रीय स्तर पर के स्टैंडर्ड में करना चाहते हैं तो जेस्टर का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने सर्च इंजन के नाम बताए, बहुत सारे सर्च इंजन है, जैसे क्रोम है, बिंग है, सफारी है, या जिनके बारे में बताएंगे, गूगल तो है ही है, लेकिन इनके अलावा हम बियॉन्ड दैट मेटा सर्च इंजन की बात करेंगे, जैसे ममा है, हार्टबोट है, अल्टा विस्टा है, डॉग पाइल है। तो इनके एक-एक करके की, क्योंकि क्योंकि जो मेटा सर्च इंजन है वो आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी आप गूगल पर कोई चीज सर्च करिए, वो 10 लाख इंफॉर्मेशन सर्च करके आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। उसमें से काम की केवल आपको 10 या 15 होंगी। वो कौन सी है? बट अगर हम वही मेटा सर्च यूज करें तो वो क्वालिफाइड, रैंक्ड और इंडेक्स इंफॉर्मेशन सटीक वही पेपर हमारे सामने प्रस्तुत करेगा जिसकी जरूरत हमें है, बाकी की नहीं। तो ये काम कैसे होगा, ये हम लोग सीखेंगे और उनको यूज करेंगे। सबसे बड़ी बात है यूज करना। तो अगर हम एक रिव्यू के रूप में देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमने ये देखा कि मेनली ई रिसोर्सेस क्या है, और वो ई रिसोर्सेस हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं, और उन ई रिसोर्सेस का हम अपने रिसर्च काम में यूज करके अपने रिसर्च को कैसे एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। और ये चेक करने के लिए कि आप में से कितने लोग इस समय हमको सुन पा रहे हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का आपके लिए, पहला क्वेश्चन हमने ऊपर रखा था, अभी मैं उसको आपके सामने पुनः लाऊंगा, लेकिन पहले सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। वेयर इज द सर्वर ऑफ एनडीएलआई लोकेटेड? मैंने बताया था आपको कि एनडीएलआई